आपका 4 टीवी पर मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 दिनों के लिए यूरोप की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और इस आधिकारिक दौरे के दौरान वे फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह यात्रा 14 जून 2025 तक चलेगी और इस यात्रा का उद्देश्य भारत और यूरोपीय देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न बैठकों और उच्च स्तरीय बातचीत में हिस्सा लेकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से फ्रांस में वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यूरोपीय संघ के अधिकारियों से मुलाकात में वैश्विक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बेल्जियम में ब्रुसेल्स स्थित यूरोपीय संघ मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी और यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के बाद अपने ट्वीट में गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच भारत ब्रिटेन के ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अंतिम रूप देने के प्रयासों की सराहना की गई और उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक गहरा करने के साथ ही रणनीतिक साझेदारी की पूरी संभावनाओं को साकार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। वहीं मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं और यह बैठक भारत ब्रिटेन की साझेदारी को नई दिशा देने और वैश्विक मंच पर साझा हितों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। तो भारत ब्रिटेन एफटीए पर हुई सार्थक उच्च स्तरीय चर्चा और पीयूष गोयल ने इसको लेकर ये तस्वीरें भी साझा की है और कहा कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो इससे आगामी दिनों में और मजबूत होती नजर आएगी। और वहीं भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 जो है वो जारी है। आपको बताते चले, आतंकवाद विरोधी सहयोग उलान बटार में भारत मंगोलिया सुरक्षा साझेदारी जो है यहां देखने को मिली है। तो भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण जो है वर्तमान में उलान बटार में विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में जारी है, चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में गैर पारंपरिक अभियानों के संचालन पर केंद्रित इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है और हिस्सा लेने वाली टुकड़ियां आतंकवाद विरोधी अभियानों और सटीक निशानेबाजी में सर्वोत्तम प्रथाओं का सक्रिय रूप से आदान प्रदान कर रही है, जिससे अंतर संचालन क्षमता में सुधार हो रहा है। संयुक्त अभ्यास के जरिए दोनों सेनाएं समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और वहीं आपको खबर बताते चले दिल्ली से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मद्रासी कैंप हटाए जाने को लेकर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट कोई आदेश देता है तो ना तो सरकार और ना ही प्रशासन उसकी अवहेलना कर सकता है। मद्रासी कैंप बारापुला नाले के किनारे स्थित था और इस स्थान पर 4 बार कोर्ट के द्वारा हटाने के आदेश दिए गए थे ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी दी कि अगर सफाई नहीं हुई तो दिल्ली को फिर से 2023 जैसी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है और उन्होंने बताया कि झुग्गी वासियों को वैकल्पिक आवास देकर अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। राजधानी में 3 स्थानों पर ऐसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिनमें रेलवे ट्रैक के पास की बस्तियां भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जान माल का नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है।
मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहाँ पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहाँ के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहाँ भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन। और दिल्ली से एक और खबर आपको बताते चले, जहां आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बुलडोजर कार्रवाई से लोगों के उजाड़े गए घर। आप अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी ने चुनाव से पहले वोट कार्ड भी बांटे हैं। आप सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है और 50 सालों से मौजूद मद्रासी कैंप को भी हटाया गया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप के अवैध अतिक्रमण स्थल का दौरा किया और ये कैंप करीब 50 सालों से वहां मौजूद था, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार ने यहां जाकर लोगों को वोट कार्ड बांटे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी उपेक्षा की गई और झुग्गियां उजाड़ दी गई। सौरभ भारद्वाज ने इसे बीजेपी के द्वारा किया गया बड़ा धोखा बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि ये लोग अकेले नहीं हैं, उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। तो आम आदमी पार्टी ने ये दौरा भी किया, जहां लोगों से बातचीत की और तस्वीरें भी सामने आई हैं और उस दौरान जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी और साथ ही साथ जो 50 सालों से मद्रासी कैंप था इनको भी उजाड़ डाले। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हर रोज कहीं ना कहीं की खबर आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पे बुलडोजर चला, दिल्ली में उस जगह बुलडोजर चला। कल संजय जी और हम लोग वजीरपुर में गए थे, वहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर से गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया। ये मद्रासी कैंप जो है ये तो 40-45 साल पुराना कैंप है, 60 साल का और लोग मतलब 45 साल की जो औरतें हैं यहाँ पे, वो कह रही है हम यहीं पैदा हुए, हमारे दादा के जमाने में यहाँ पे लोग आए थे। ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आके एक एक आदमी को कार्ड बांटे। दिखाइएगा कार्ड, ये कार्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मारवा जी, ये भी नहीं आए, उनके द्वारा बांटे गए। और जब वो जीत गए, पानी तक नहीं पूछा, जब जीत गए तो यहाँ पे झांक के नहीं देखा, ये लोग यहाँ पे इनकी पूरी झुग्गियां उजाड़ दी गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये तो ओवरऑल आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। ये 2100 रुपए वाला, 21,000 रुपए वाला कार्ड, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर। देखिए, ये तो इतना बड़ा धोखा है जो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दिया है और आज इन गरीबों की आवाज सुनने के लिए कोई जो है। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के दावेदार पर हमला किया गया है। मिगुएल उरिबे को रैली में गोली लगी है, हालत गंभीर बताई जा रही है। 15 वर्षीय हमलावर गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुरक्षा गार्ड से जो है वो फायरिंग की गई और इस दौरान राष्ट्रपति पेट्रो बोले कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, 15 साल का हमलावर गिरफ्तार और ये जानकारी सामने आ रही। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के दावेदार पर हमला किया गया है। मिगुएल उरिबे को रैली में गोली लगी है और फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि जो हमलावर है वो 15 साल का है
और उसी ने फायरिंग की है। राष्ट्रपति पेट्रो ने इसको लेकर यह बयान भी दिया है और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बोला है। एक और खबर आपको बताते चले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी ऐतिहासिक श्रद्धांजलि। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नारी शक्ति का प्रतीक अहिल्याबाई को सम्मान दिया गया है। युवाओं को इतिहास से जोड़ने की अनूठी पहल भी की गई। समारोह में समाज सेवा और नेतृत्व का स्मरण किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के समाज सुधार, प्रशासनिक कुशलता और जनसेवा कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अहिल्याबाई का जीवन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका योगदान आज भी प्रासंगिक है। समारोह में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसमें उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को मंच पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों, इतिहासकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अहिल्याबाई की विरासत पर अपने विचार भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं, जिससे उन्हें समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। समारोह का माहौल भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जेजे क्लस्टर, नेहरू कैंप और हैदरपुर में 24 सीटर जनसेवा शिविर यानी कि जेएससी के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सहज और त्वरित लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह जनसेवा शिविर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सुविधाओं को सीधे उनके द्वार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है और इससे जनता को सरकारी दस्तावेज बनवाने, योजनाओं की जानकारी मिलने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन सेवा शिविर के माध्यम से सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाएं। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं सुविधा भी बढ़ेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रार्थना की है और इस धार्मिक अवसर पर उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और जनता की भलाई के लिए विशेष प्रार्थना की। मंदिर परिसर में पुजारियों ने विधिवत पूजा कराई और मुख्यमंत्री को प्रसाद भेंट भी किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ की और कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास बेहद आवश्यक है और उन्होंने कहा कि यह न केवल सांस्कृतिक विरासत को संजोने का माध्यम है, बल्कि इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जो आर्थिक रूप से राज्य के लिए लाभकारी है। भजनलाल शर्मा के इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे, जिन्होंने इस अवसर को उत्साह से मनाया और उन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति को आशीर्वाद और प्रेरणा के रूप में माना है। इस प्रकार का आयोजन राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है। बढ़ते आगे, भारतीय सेना और बीएसएफ की बलनोई बटालियन ने कैप्टन सतीश खेड़ा के जन्मदिन के अवसर पर उनके सम्मान में बनाए गए मंदिर में औपचारिक वर्दी परिवर्तन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन कैप्टन सतीश खेड़ा की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। कैप्टन सतीश खेड़ा ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी वीरता और समर्पण को याद करते हुए इस समारोह में सैनिकों ने वर्दी परिवर्तन कर अपनी कर्तव्यनिष्ठा और सम्मान व्यक्त किया। यह मंदिर उनके सम्मान में बनाया गया है ताकि उनकी यादें आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे और साथ ही उनकी देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जा सके। भारतीय सेना और बीएसएफ की इस
संयुक्त पहल से सैनिकों में देशभक्ति और सम्मान की भावना को बल मिला है। इस अवसर पर सभी अधिकारी और जवान मौजूद रहे, जिन्होंने देशभक्ति के महत्व पर अपनी अपनी विचार भी व्यक्त किए। और वहीं मणिपुर के पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल से ताजा तस्वीरें राज्य में हाल ही में हुई हिंसा के बाद की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और इस हिंसा के कारण 5 जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। और अफवाह रोकने के लिए बात करें तो सरकार का सोशल मीडिया पर पहरा भी देखने को मिल रहा है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल और कापचिंग जिलों में 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहीं हालात वो काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और वहीं सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। और वहीं मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 5 दिनों तक के लिए बंद कर दी गई। मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसा, अफवाह रोकने को सरकार का सोशल मीडिया पर पहरा, हालात काबू में लाने को सेना और असम राइफल्स तैनात किए गए हैं। तो ये खबर आपको बताते चले, एक बार फिर मणिपुर में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और ये सेवाएं 5 दिनों तक के लिए बंद की गई है। मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा है वो एक बार फिर भड़क उठी। अफवाह रोकने को सरकार का सोशल मीडिया पर लगातार पहरा है, नजरें बनाए हुए है और ऐसे में हालात वो काबू में लाने के लिए सेना और असम राइफल्स लगातार तैनात है। यानी कि मणिपुर में जो हालात है वो एक बार फिर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार तमाम तरह के जो कंट्रोल स्थिति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह जो हालात है वो बिगड़ने ना पाए। और इसी को लेकर सोशल मीडिया की बात करें, वहां भी सरकार सख्ती से पहरा दे रही है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, शिमला में भर्ती। सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई है और शिमला में उन्हें भर्ती कराया गया है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पर आईजीएमसी में भर्ती कराया गया है सोनिया गांधी को। डॉक्टरों ने कहा है सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। प्रियंका गांधी अस्पताल में मां के साथ मौजूद, रविवार को दिल्ली लौट सकती है सोनिया गांधी। तो ये खबर आपको बताते चले, सोनिया गांधी की हालत इस वक्त वो बिगड़ी हुई है और ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत वो नासाज है और डॉक्टरों की निगरानी में वो मौजूद है और फिलहाल बताया जा रहा है प्रियंका गांधी भी उनके साथ अस्पताल में साथ है और साथ ही साथ शिमला में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और इसी को लेकर उनकी जो तबीयत है वो खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर है। अस्पताल में मां के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि रविवार को सोनिया गांधी दिल्ली लौट सकती, यानी कि जो हालात है फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है डॉक्टरों का कहना है। हालांकि निगरानी लगातार रखी जा रही है। कोरोना को लेकर खबर आपको बताते चले, देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे। एक्टिव केस की संख्या 5700 के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने और मास्क लगाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी बताया है। टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और ये जानकारी आपको बताते चले, कोरोना का कहर एक बार फिर तेज होता हुआ, जहां बताया जा रहा है 5700 के पार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो पहुंच चुकी है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 4 मरीजों की मौत हुई है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने को कह रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कह रहा है। सतर्कता बरतने और मास्क लगाने की जरूर हिदायत बार बार दी जा रही। विशेषज्ञों ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना
जरूरी बताया है और टीकाकरण जो अभियान है उसे और तेज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और मणिपुर के इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में मौजूदा कानून व्यवस्था को देखते हुए कड़ी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इन जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों ने निषेधाज्ञा यानी कि कर्फ्यू लागू कर दी है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल और काकचिंग जिलों में 4 या उससे अधिक लोगों के समूह में एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह के समूह निर्माण से बचें और प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से पालन करें। विशेष रूप से बिष्णुपुर जिले में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू पूरी तरह लगाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और आवश्यक गतिविधियों के लिए बाहर निकलने का अनुरोध किया है और यह कदम इलाके में शांति बहाली और कानून व्यवस्था के लिए जो है उठाया गया है। और वहीं चिन्ना स्वामी हादसे में मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़ित परिवारों को दी राहत। सरकार ने मुआवजा बढ़ाया, दुख बांटने की कोशिश की गई है। बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी ये जानकारी आपको बताते चले। पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान किया गया है। हादसे के बाद सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, मुआवजा बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से और दुख जो है वो बांटने की कोशिश की गई है। बेंगलुरु भगदड़ में आपको बताते चले कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। लेकिन अब बात करें तो जो मुआवजे की राशि है सरकार की तरफ से उसे बढ़ा दिया गया है और हादसे के बाद सरकार लगातार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बात करें तो पीड़ित परिवारों को ये बड़ी राहत जो है दी गई है और उनका दुख बांटने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही 66 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिना दस्तावेजों के रह रहे थे विदेशी नागरिक। सीमावर्ती इलाकों में चला संयुक्त छापेमारी अभियान। केंद्र ने अवैध घुसपैठ पर कड़ा रुख दिखाया है तो दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिना दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिक जो बांग्लादेशी या घुसपैठिए हैं उन पर यह कड़ा रुख केंद्र की तरफ से दिखाया गया है। सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया और अवैध घुसपैठ पर यह कड़ा रुख सरकार का केंद्र की तरफ से देखने को मिला है। बढ़ते आगे 7 जून को रात के करीब 8:41 पर दयालपुर थाने में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम ने पाया कि बेहोशी की हालत में नाबालिग लड़की को उसके पिता जेपीसी अस्पताल लेकर गए थे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जो है शुरुआती जांच में जो है बताया कि उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे गए और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा है। क्राइम और एफएसएल की जो टीमें हैं वो फिलहाल घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। बीएनएस की धाराओं में और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं। सुराग जुटाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई सारी टीमें भी तैनात की गई हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।